ताज की हम बात करते हैं और क्या सीएम योगी की झाड़ू से जहनियत साफ हो गई है, इस पर जरा बात करेंगे। दरअसल ताजमहल दुनिया में मोहब्बत की वो मिसाल है जिससे जिंदा है मोहब्बत, जिंदा है इंसानियत, जिसकी फिजा में है चाहत, जिसके साय में भी राहत है, जिसकी चौहद्दी में सुकून है। लेकिन सियासत का दखल जहां भी पहुंचा तारीख गवाह है, सियासत ने हमेशा मोहब्बत की जड़ में मट्ठा डाला है, लेकिन मोहब्बत के कालिंदों ने बादशाहों को झुकाया है। कल तक जो ताज पर तंज कसते थे आज वो ताज के साए में हैं। कल जिन्होंने ताज को खारिज कर दिया था आज वो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उसकी चौहद्दी की सफाई भी कर रहे हैं। शायद इसी को सियासत कहते हैं, क्योंकि सियासत ने हमेशा खुद को अपनी सहूलत के हिसाब से तब्दील किया है, बदला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झाड़ू लगने से जहनियत साफ हो गई है? क्या सीएम योगी का ताजमहल जाना मजबूरी था? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जहां आपकी बार ताज के कूचों से निकली तस्वीर ने नफरत में आग लगा दी, बता दिया दुनिया को ताजमहल मोहब्बत की जिंदा मिसाल है, क्योंकि मोहब्बत के आगे फीकी पड़ जाती है सारी नफरतें। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। हमें लिखा है साहिर ने अपने दीवानों में, हम दर्ज हैं गालिब के फसानों में, हम मौजूद हैं मीर के तरानों में, हमें उतारा है दिल में इश्क के परवानों ने, हम मौजूद हैं हिंद की दास्तानों में, हम धड़कते हैं मंदिर के तरन्नुम में, मस्जिद की अजानों में, हम मौजूद हैं साकी के पैमानों में। कैसे भुलाओगे तुम हमें, हम हैं जमुना की रवानी में, हम हैं बहती फिजाओं की कहानी में, हम मौजूद हैं मोहब्बत की हर निशानी में, हम हैं तो मोहब्बत की आवाज है, हमारे दरो दीवार में मोहब्बत आज भी आजाद है, हम इश्क का मुकम्मल ख्वाब हैं, हाँ हम ही मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताज हैं। सूबे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की हुकूमत जाने के बाद अपने बयानों से सियासत की धुरी पर रहने वाले गोरखपुर के एमपी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो मोहब्बत पर पहरा बिठा दिया गया, ताजमहल को मोहब्बत के नाम से खारिज कर दिया गया। मोहब्बत भी कहने लगी आखिर हमसे ऐसी क्या नफरत है। हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। अगर दावे की बात होगी तो अगर कभी सिया वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारा है, कभी सुन्नी समाज कहता है कि हमारा है, तो हिंदू समाज भी कहता है कि भाई ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है, यानी एक भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज का दावा भी गलत नहीं है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था, या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है। लेकिन मोहब्बत ने जब नफरत को छोटा कर दिया,
मोहब्बत के आगे जब नफरत शर्मिंदा हो गई तो हाकिम का मिजाज बदल गया। खींच लाई ताज की मोहब्बत बादशाह को अपनी बाहों में। पढ़े हैं उन्होंने तुम्हारे दरो दीवार पर लिखे मोहब्बत के कलमे। पढ़ी है तुम्हारी पाक मोहब्बत की तहरीर। बैठे हैं तुम्हारे गुंबद के साए में। देखा है छूकर तुम्हारे मकबरे को। फेरा है तुम्हारी नक्काशी पर हाथ। ली है तुम्हारी इबादत गाह में प्यार की सांस। की है तुम्हारी चौहद्दी की सफाई। दिया है दुनिया को पैगाम कि मुल्क की विरासत है ताज। गम में राहत है ताज, इश्क की इबादत है ताज। तुम पर हमें नाज है ताज। हम इस तह में न जाएं कि ताज क्यों बना, कब बना, कैसे बना। महत्वपूर्ण यह है ताजमहल का निर्माण भारत के मजदूर और किसानों की खून और पसीने की कमाई से बना है। भारत की वास्तु का एक अनमोल रत्न जिसने दुनिया को दिया है। उससे आगरा का व्यवसाय बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, तो उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी को हम सबको निभानी पड़ेगी। जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया। बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये तो हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुगलों को गुंडा कहा। तो चीफ मिनिस्टर बजाय ताजमहल जाके झाड़ू देने के इनके दिमाग की झाड़ू दें। ऐसे लोगों को दिमाग को साफ करें। मगर ये होने वाला नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन झाड़ू भी ला लेंगे आप, तब भी इनके दिमाग के जाले साफ होने वाले नहीं है। जमीन और आसमान के दरमियान जब तक मोहब्बत रहेगी, ताज तुम्हें याद किया जाएगा। जब जब सफ़हों पर मोहब्बत की हद लिखी जाएगी, ताज तुम्हारी तस्वीर कागज पर उतर आएगी। जब जब रात के आखिरी पहर में शायर मोहब्बत की तदबीर लिखेगा, ताज तुम्हारा नूर कलम में भर आएगा। जब जब दुनिया ढूंढेगी मोहब्बत को, ताज हर नजर में तुम्हारी निशानी होगी। ताज तुम्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें भूला नहीं जा सकता। मोहब्बत को भूला जा सकता है, लेकिन उसके निशान मिटाए नहीं जा सकते। ताज सलाम है तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पर। सलाम है तुम्हारे दरो दीवार पर। तुम्हारी मोहब्बत ने मजबूर कर दिया एक बादशाह को तुम्हारे दीदार के लिए। तुम्हें करीब से देखने के लिए, तुम्हारे मकबरे में बैठने के लिए। ताज ये जीत है तुम्हारी मोहब्बत उन नफरतों के आगे जिन्होंने खारिज किया था तुम्हें सफ़हों से। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो कई तरह के सवाल हैं और आज ताजमहल से जो तस्वीरें सामने आई वो क्या बयां करती हैं, और जो ताजमहल को लेकर के लगातार कशीदगी और तनाज़े की बातें आ रही थी, कई तरह के बयानात सामने आ रहे थे, तारीख की बात हो रही थी, क्या वो सब खत्म हो गया? और जो सीएम योगी ने आज ताजमहल के वेस्ट गेट पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान को एक नया आम देने की कोशिश की, क्या उस झाड़ू से दिल पर पड़ी गर्द या फिर गुबार वो भी साफ हो गया है? ये तमाम सवालात हैं। इन सब के साथ साथ ये भी कि जो तमाम एक तरह का संग्राम छिड़ा हुआ था, क्या वो खत्म हो गया है? कोई डायनामाइट से इसे उड़ा रहा था, तो कोई तेजोमहल होने का दावा कर रहा था। इसके आज के दौरे के बाद क्या कुछ हालात हो सकते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं मोहम्मद सलीम साहब, और समाजवादी पार्टी के लीडर है हमारे साथ राजकुमार भाटी जी। और कुछ ही देर में और कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आज जो तस्वीरें सामने आई, दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं पहले आपसे। एक तो ये कि क्या सीएम योगी किसी मजबूरी के तहत ताजमहल गए, पहली बात,
और क्या अगर वो गए हैं और वहां पर उन्होंने झाड़ू लगाई तो क्या इस झाड़ू से दिलों पर पड़ी हुई गर्द या जिस तरीके की बात, जहनियत पर एक तरीके की जो बातें आ रही थी, क्या वो सब भी धुल जाएगी, साफ हो जाएगी? देखिए सऊद जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मजबूरी के लिए नहीं बल्कि मजबूती के लिए गए हैं। उस संकल्प की मजबूती के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि हम इस देश को स्वच्छता के अभियान भी लगा करके रहेंगे, भारत को स्वच्छ बनाने के जो संकल्प को लिया है उस संकल्प को मजबूती देने के लिए आज वो ताज गए। और ताज जाकर के उन्होंने जिस तरह से अपने हाथ में झाड़ू पकड़ करके एक संदेश देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग अपने हाथों में झाड़ू पकड़ करके स्वच्छता करने के लिए तैयार हैं, तो ये पहल भारत के हर नागरिक को, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को करनी चाहिए। इस स्वच्छता के संदेश को देने के लिए आप बहुत मजबूती से योगी आदित्यनाथ जी गए हैं। मैं मानता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने वहां जाकर के जिस प्रकार से ताजमहल के इर्द गिर्द तमाम जो विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करने का काम किया, उसको जायजा लेने का काम किया है, इन सारी बातों को छोड़ करके ताजमहल पर विवाद के जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करते जो लोग कर रहे हैं वो वास्तविकता में विकास से डिरेल करना चाहते हैं। हमने आज ताजमहल के पास 300 करोड़ की परियोजनाओं को उद्घाटन करके ये स्पष्ट कर दिया है कि हम कहीं भी ताज के प्रति कोई दुराग्रह का भाव नहीं रखते हैं। हम ताज को कहीं भी, जो विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ताजमहल को गिराने जा रही है, डिमोलिश करने जा रही है, हमने बिल्कुल इस बात को नहीं कहा है। हाँ, ये बात जरूर है, नहीं तो संगीत सोम जो बात कहते हैं या फिर विनय कटियार साहब जो बात कहते हैं उसका क्या मतलब निकाला जाए? ठीक है, वो तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन एक तरीके से उस पर अधिकार की बात करते हैं ना, और कहीं ना कहीं एक दूसरी तारीख की बात करते हैं जो मुल्क या फिर पूरी दुनिया में जो बातें हैं और शाहजहां ने ताजमहल बनाया उससे अलग बातें वो करते हैं। तो क्या ये सरकार का और बीजेपी का भी मौकिफ है, यही स्टैंड है? देखिए, एक संस्कृत में सूक्ति है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। जहां पर विद्वान होते हैं वहां अलग अलग मत आते हैं, जहां भेड़ें होती हैं वहां एक चाल होती है जिसको भेड़ चाल कहा जाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास को अलग अलग ढंग से लिखा है, बहुत तरह तरह की बातें इतिहास में लिखी गई हैं। जिस ताजमहल को मोहब्बत का प्रतीक का माना जाता है इतिहासकारों के जानिब, वही कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि शाहजहां के बीच में और मुमताज के बीच में किस प्रकार के रिश्ते रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने मुमताज से शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद 4 निकाह और किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने 14वें बच्चे में प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु होती है। ये सारे किस्से भी इतिहासकारों ने ही लिखे हैं। आप कहें तो मैं पुस्तकों का उल्लेख कर सकता हूं, बादशाह नामा आमिर सालेह ने और अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। आप उसको पढ़ेंगे तो ये ठीक है, लेकिन इससे क्या साबित हो जाता है सर? अफसर अहमद की, राकेश जी, इससे साबित क्या हो जाता है? ठीक है, अगर उन्होंने 14 बच्चे किए, साबित हो जाता है, इससे साबित हो, देखिए इससे साबित हो जाता है कि भारत में इश्क को इस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि अपनी पत्नी को एक पीड़ा दे करके और उसके बाद हम कहें कि हम उससे मोहब्बत करते हैं और उसके लिए एक निशानी बना रहे हैं। सर, एक दो नहीं 14 बच्चे हो गए, अब क्या मोहब्बत की निशानी आपको चाहिए? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। आप इतनी मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत की अगर ये देखिए ना, अगर एक कपल होता है, एक मियां बीवी होते हैं, अगर उनका बच्चा भी होता है ना, तो वो यही कहते हैं कि देखिए हमारे मोहब्बत की निशानी, उनके तो 14 बच्चे थे। अब आप उस पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आऊंगा सर, ठीक है, अपने अपने तरीके से व्याख्या आपने अभी जो संस्कृत का श्लोक दिया ना सर, प्रसव पीड़ा में, हाँ वो प्रसव पीड़ा में सर वो कैसे रोक लेते? प्रसव पीड़ा वो कैसे रोक सकते थे सर? ये हमारे और आपके बस की बात नहीं। प्रसव पीड़ा में मृत्यु हुई है, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए उनकी मृत्यु प्रसव पीड़ा में होती है और शाहजहां मृत्यु के समय उनके नजदीक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रसव पीड़ा को ठीक है, नहीं 787 किलोमीटर की यात्रा, किसी गर्भवती महिला को 787 किलोमीटर की यात्रा कोई प्यार करने वाला नागरिक करा सकता है? चलिए, मैं नहीं मानता कि कोई प्यार करने वाला पति अपनी गर्भवती पत्नी को 787 किलोमीटर की यात्रा कराएगा। जिसका आपने एक जिसकी मिसाल दी, वही वाली बात है ना कि जो अलग अलग मत आते हैं तो अलग अलग मत हैं, सभी मतों का सम्मान हो, एहतराम हो, यही तो अच्छी बात है। लेकिन बात क्या होती है ना, आपस में लड़ने लगते हैं। हम जरा सा आते हैं आपके पास, नहीं इसीलिए तो एक मत पियन ओक का है, एक मत पियन ओक का है जिसको विनय कटियार जी ने उद्धृत करने का काम किया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास। मोहम्मद सलीम, आप बताइए कि जो क्या तारीखदां लोग जो अपनी बातें रखते थे, जो बातें कहते थे, वो गलत थे। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि हमारे साथ सीपीआई के भी लीडर अमीर हैदर जैदी साहब भी जुड़ चुके हैं। अमीर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सलीम साहब, आपसे सवाल, तारीख की बात होती है और 14 बच्चे पैदा हुए,
प्रसव पीड़ा से मरे, ये जो तमाम बातें आती हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि शाहजहां को मुमताज से मोहब्बत नहीं थी और इसलिए वो नहीं बना सकते ताजमहल? जो चीजें दिख रही हैं उसको हम अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों ने कभी मोहब्बत ही नहीं की हो, जो लोग अपनी बीवी को छोड़कर भाग गए हों, जिनके बीवी बच्चे नहीं हो, वो क्या जानेंगे कि मोहब्बत होती क्या है। वो तो सिर्फ उनको तो कोई कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उनको निकालना है ताकि कंट्रोवर्सी हो, उसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। नहीं तो आज तो योगी जी पहुंचे ना, तो क्या कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई? नहीं, क्या खुद उन नेताओं को, जो नेता इस तरह की बातें कर रहे थे, उनको एक जवाब नहीं मिला? योगी जी वहां पर सफाई अभियान करने गए। मेरा कहना है कि अगर उनको सफाई करना है तो सबसे पहले अपने जहन की सफाई करें, और जब जहन की सफाई करेंगे तो वो सारी चीजें अच्छी लगेंगी। इस तरह दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। और पूरे देश और दुनिया ने देखा है जिस तरह से ताज का उन्होंने विरोध किया। ये वो ताज है जिससे 90 लाख लोग हर साल उस ताज का विजिट करने के लिए आते हैं लगभग। ठीक है सर, हम जो है ये तमाम जो है डिटेल्स है वो हम बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना कि ठीक है, जब अपनी अपनी सियासत की बात होती है तो आप भी आज जीएसटी को लेकर के आप कितना कुछ बोलते हैं, पहले आप जीएसटी नाफिज करना चाह रहे थे, ये सब तो होता है। लेकिन ये बताइए, जब से सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ, तब से उन्होंने इस तरह का कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया, और आज आकर के वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे मजदूरों ने बनाया है, हम लोगों के इंडियंस ने बनाया। तो कहीं ना कहीं उस मर्यादा का भी ख्याल रखा जाने की कोशिश हो रही है, और जो तमाम लोग कसीदगी फैला रहे हैं उनको जवाब क्या आज नहीं मिला? सलीम साहब आपसे ही। नहीं, मैंने कहा ना कि ये जो प्यार के लिए आपके हिसाब से जवाब मिला या नहीं? उन्होंने जो ताजमहल बनवाया मोहब्बत के लिए अपने, तो ये वो लोग जो लोग विरोध कर रहे थे वो क्या जान सकते हैं इस बात के लिए? मोदी जी के अगर बीवी बच्चे होते तो वो समझते हैं कि प्यार क्या होता है। मोदी जी। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। अमीर हैदर जैदी साहब, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। अरे भाई, आपको मोदी फोबिया है ना, हर बात पे घूम फिर करके मोदी जी पर पहुंच जाते हैं। राकेश जी आता हूं मैं। डर क्यों रहे हैं आप इतना ज्यादा? ठीक है, अरे मोदी जी का नाम तो आप लेकर के डर रहे हैं। बात शाहजहां की होगी तो भी मोदी जी आएंगे। अरे भाई, मोदी जी से इतना क्यों घबरा रहे हैं? डरने वाली बात नहीं है। उनके बीवी बच्चे होते तो उनको पता होता, भागे भागे तो फिर रहे हैं वो। चलिए ठीक है, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम जिस पर बात कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं। अरे सलीम साहब, राहुल जी के हो गए या नहीं हो गए? जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर ही रहते हैं, हम इधर उधर नहीं भटकते। अमीर हैदर जैदी साहब जी, देखिए एक चीज है, योगी जी वहां गए, बड़ा स्वागत योग्य कदम, लेकिन आपने एक चीज ये देखी होगी कि जब चीफ मिनिस्टर किसी दौरे से, किसी रूट से गुजरते हैं तो वहां की सड़कें भी साफ हो जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि चीफ मिनिस्टर के रूट के ऊपर कचरा कौन डाल के गया था। कचरा तो साथ ले गए होंगे ना गाड़ी जिसे साफ करने लगे बीजेपी वाले। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर हो तो चीफ मिनिस्टर जैसा व्यवहार करो, झाड़ू लेके प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है? नंबर मैं आ रहा हूं, पूछना चाहता हूं एक बात, उस पर आ रहा हूं सर। जब आपको कचरा कहीं नहीं दिखता है किसी नेता के झाड़ने पर, तो आप कहते हैं कि साफ सड़क को झाड़ रहे हैं। आज कचरा दिख रहा है तो भी आपको एतराज है कि भाई कचरा है, उसको क्यों झाड़ रहे हैं? तो मतलब आपको एतराज ही करना है। नहीं, मैं उस कचरे की बात नहीं कर रहा। मैं वो कचरा तो चलो उन्होंने झाड़ लिया, जो फैला, जो कोई डाल दिया था, फेंक गया था इनके रास्ते के अंदर, मुझे उस पर नहीं जाना। लेकिन इन्होंने जो इस निशानी के ऊपर विचारों का कचरा डाला है, जो इसे गंदा करने की काम किया है, क्या वो कचरा साफ हुआ? मसला वो बनता है। मैं वही पूछ रहा हूं, उस कचरे को कामयाब हुए या नहीं? वो कचरा साफ हुआ जो ताज की अहमियत को इन्हें खत्म करने की कोशिश की है, जो ताज को इन्होंने वहां जाके इन्हें कलंक का एहसास हुआ है या गुलामी का एहसास हुआ है, तो ये तो योगी जी बताएंगे। दूसरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रसव पीड़ा में उनकी पत्नी मरी है। देखिए कितना बड़ा जुल्म हो गया। अरे भाई, उस दौर के आंकड़े उठा के देख लीजिए, क्या उस दौर में प्रसव पीड़ा में कोई मरता ही नहीं था? क्या मेडिकल फैसिलिटीज उतनी वहां मौजूद थी कि शाहजहां उसे उठा के लेके नहीं गए और वो घर में तड़प तड़प के मर गई? अजीब फलसफा के लॉजिक ये दे रहे हैं। जिस ताज सर, इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राकेश जी कह रहे हैं 87 किलोमीटर का सफर उस दौरान करा दिया। सर सुन लीजिए, ये वहां मौजूद 787, ये सुन लीजिए, ये वहां 787 किलोमीटर ये साथ चल रहे थे मुमताज महल के, और इन्होंने वहां मौजूद थे। अब ये जिस तरह का इतिहास गढ़ के लाते हैं, ये इतिहास इनका गढ़ा हुआ है जो शायद झंडे वाला में या नागपुर में गढ़ा जाता है। झंडे वाले नागपुर नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं।
लाहौरी और आमिर झंडे वाला या साले नागपुर में जो घड़ा जाता है साहब, वो इतिहास गढ़ के लाए। इनका मसला ये नहीं है कि ताज मोहब्बत की निशानी है या नहीं, बाहर जाइएगा, ये दुनिया जानती है कि ताज एक मकबरा है और मकबरा तो मुमताज का है, ये दुनिया जानती है। लेकिन इसे मोहब्बत की निशानी शाहजहां ने नहीं बनाया था, इसे मोहब्बत की निशानी हिंदुस्तान की जनता ने बनाया। हिंदुस्तान की जनता ने इसे मोहब्बत की अलामत माना, जिस अलामत को, और जब हमने इसे मोहब्बत की अलामत माना तो पूरी दुनिया ने इसे मोहब्बत की अलामत माना, तब इसे 7 अजूबों में एक माना गया। लेकिन मोदी के भक्तों ने या योगी के भक्तों ने या भाजपा के जो ये कहना चाहिए लोग हैं, इन्होंने उसे गंदा करने का काम किया है। उस मोहब्बत की अलामत को गंदा, अपने दिमागी कचरे से गंदा किया है। क्या वो कचरा धुला? चलिए हम सवाल वो जवाब नहीं धुलेगा, ठीक है, जवाब लेंगे। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैं आपके पास पहले बोलूं, उसके बाद राकेश जी से जवाब। आप बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं योगी जी के इस दौरे को? क्या मजबूरी के तहत ये दौरा था, और क्या जो गर्द थी, जो कचरे के धुलने की बात कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं इसको? क्योंकि योगी जी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को ही निशाना बनाया कि आप लोगों को तकलीफ है कि वो वहां गए। देखिए, योगी आदित्यनाथ का ताजमहल में जाना ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है, ये कट्टरता के ऊपर उदारता की जीत है, ये जो एक सांप्रदायिकता के ऊपर धर्मनिरपेक्षता की जीत है। ये जो बांटने वाली राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, और अपने अपने इतिहास निकाल के लाते हैं। इतिहास में हो सकता है इनके पास कुछ असली तथ्य भी हों, इतिहास में तो दोनों बातें आपको मिल जाएंगी। सरकार भी तो बीजेपी की है ना, योगी जी भी तो बीजेपी की हैं, वही गए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि यानी कि उन्होंने एक मैसेज दिया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने दूसरे नेता जो बातें कह रहे थे उससे अलहदा जाकर के एक मैसेज देने की कोशिश। योगी दूसरे नेता नहीं कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने पहले ये कहा था कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है, ताजमहल हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है, ये धरोहर नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। 2 साल पहले इन्होंने कहा था ये मकबरा नहीं है, ये ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, ये शिव का मंदिर है। इन्हीं आदित्यनाथ जी ने कहा था। और ये इस तरह के विवाद बना के रखना चाहेंगे। अभी आप राकेश त्रिपाठी जी की भाषा देख रहे थे। योगी आदित्यनाथ बेशक आज ताजमहल पे गए, कम से कम आज तो ठीक बोलते। राकेश त्रिपाठी जी आज तो संयम रखते, आज भी वो विवादास्पद मुद्दे उठा रहे हैं। ये बीजेपी की और आरएसएस की संस्कृति है। उनकी किस बात से विवाद हो रहा है? राकेश जी की किस नहीं, बात उन्होंने अभी नहीं कहा कि वो 14वीं संतान में मर गई थी और वो पीड़ा में मर गई थी और ये एक मोहब्बत नहीं थी, उससे एतराज आपको? ठीक है, नहीं, विवाद उठाना, विवादास्पद मुद्दे उठाना। इतिहास से हम चाहें तो बहुत सारी ऐसी चीजें, बार बार इतिहास की बात हो रही है राजकुमार भाटी जी, ठीक है, इतिहास की और तारीख की बात हो रही है। तो मैं आ रहा हूं सर आपके पास। हमारे साथ राना सफी जी, जो कि मशहूर तारीखदां हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। जरा हम तारीख को समझ भी लेते हैं। राना सफी जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। शुक्रिया मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि तारीख दरअसल क्या बयां करती है, क्योंकि हम यहां पर अभी बात कर रहे थे तारीख की। एक तारीख तो हम जानते हैं कि ठीक है, शाहजहां ने बनाया मुमताज की याद में, लेकिन अभी बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ है राकेश जी, वो कह रहे हैं कि 14वीं जब उनके बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो फिर वो बहुत ज्यादा हमला थी और इस वजह से उनको 787 किलोमीटर का सफर करा दिया गया, इस वजह से वो दर्द की वजह से मर गई। मतलब तमाम अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे थे। इस पर आप क्या रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, ये सब बातें तो बेमायनी है। मुमताज महल उनके जब भी वो किसी कैंपेन पे गए शाहजहां, तो मुमताज महल उनके साथ गई, चाहे वो हामला थी या नहीं थी। तो ये उनकी मर्जी थी, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। अब आजकल जबरदस्ती के सवाल उठाए जाते हैं कि उन्हें मोहब्बत नहीं थी। नहीं, अगर ये बताया जा रहा है मैम, अगर ये बताया जा रहा है कि शाहजहां को उतना प्यार नहीं था जितनी बातें कही जाती हैं और मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है ताजमहल को, दरअसल शाहजहां को मुमताज से प्यार ही नहीं था, ये बात कही जा रही है। क्या इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? आप तारीख की रोशनी में क्या कहेंगे? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इनके जितने भी तारीखदान, इनके कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर्स हैं, चाहे वो लाहौरी हों, चाहे कज़वीनी हों, चाहे ये मोहम्मद सादिक कंबू हों, सबने ये लिखा है कि शाहजहां इतना रोए थे इनके गम में कि उन सब, वो पहले हिंदुस्तानी थे शायद जिन्होंने चश्मे पहने, क्योंकि पोर्चुगीज उसी जमाने में आ गए थे, तो इन्होंने चश्मे पहने। इनकी दाढ़ी जो काली थी वो सफेद हो गई। इन्होंने 2 साल तक सिर्फ सफेद कपड़े पहने, बल्कि दरबार में भी सबको सफेद कपड़े पहनवाए। इत्र लगाना छोड़ दिया, फूल नहीं की खुशबू नहीं करते थे, कोई जश्न नहीं हुआ। इस हद तक था कि इन्होंने ये भी सोचा कि मैं एब्डिकेट कर दूं अपनी तख्त।
तो उस वक्त इनके जो खालू थे मुमताज महल के, वो वहाँ के गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने इनको खत लिखा और कहा कि देखो वो तुम्हारे पास अपनी निशानियां छोड़ गई हैं, बच्चे हैं तुम्हारे पास, उनके लिए तुम खुदा के वास्ते अपने आप को संभालो। क्या तुम चाहते हो कि मुमताज मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत? एक प्रश्न मैं पूछ, राकेश जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उनका सवाल ले लें जरा। बीजेपी के तर्जुमान है राकेश त्रिपाठी जी, बताइए। हैं, इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा कि आप बिना किसी पक्ष के इतिहास में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर ही बताएंगी। क्या ताजमहल बनाने से पहले क्या शाहजहां ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया? क्या मुमताज के पहले या मुमताज के बाद उन्होंने निकाह नहीं पढ़े? क्या उनके जीवन में मुमताज के अलावा दूसरी स्त्री नहीं रही? सबसे पहले तो बात यह है कि इनकी मंगनी जो थी वो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अलायंसेस होती थी, तो इनकी एक शादी तो राजपूत खानदान में ही हुई थी, एक शादी इनकी ईरान में की शहजादी से हुई थी, और उसके बाद तीसरी शादी इनकी मुमताज महल से हुई थी। आपको खुद ही मालूम है कि 17वीं सदी की जो दास्तानें होती हैं उसको हम आज के कंपैरिजन में नहीं कर सकते। उस जमाने में कोई भी नहीं था जो सिर्फ मोनोगमी जो थी उस जमाने में थी ही नहीं। उस जमाने में पॉलीगमी, पॉलीएंड्री, हर तरह की चीजें मौजूद थी, तो हम उसको आज के जमाने से नहीं देख सकते। नहीं, ठीक है, लेकिन राना सफ़ी जी, ठीक है, अगर कई शादियां की थी शाहजहां ने, लेकिन कई शादियां करने के बाद वो मुमताज से ही क्यों मोहब्बत करते थे, या मुमताज से मोहब्बत बेइंतहा करते थे कि उन्होंने ताजमहल बनवा दिया? इस थ्योरी पर आप क्या रोशनी डाल सकती है? मैं थोड़ा चाहूंगा शॉर्ट में आप ये भी बता दें, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जब एक शख्स की जिंदगी में एक से ज्यादा औरतें हैं तो वो किसी एक को कैसे चाह सकता है। ये बात कही जा रही है इस वक्त, ये बयां करने की कोशिश जो है। पॉलिटिकल मैरिज के मरने के बाद भी निकाह पढ़े उन्होंने होती थी, हर बादशाह करता था, शाहजहां ने भी की, पहले भी की और बाद में भी की, लेकिन मोहब्बत उसने सिर्फ मुमताज से की, और मुमताज से जैसे मैंने के जिक्र किया कि इतनी बेपनाह मोहब्बत की कि वो रो रो के उनके चश्मे लग गए, दाढ़ी सफेद हो गई, इस हद तक कि उनके खालू ने ये कहा कि क्या तुम चाहते हो कि वो जन्नत से निकल के दुनिया में वापस आ जाए? तब इन्होंने अपने आप को संभाला। जो पहला उर्स हुआ था मुमताज महल का ताजमहल में, तो ये जो सामने हम लोग आपकी स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ बिल्डिंग है, तो जिसको रिवर फ्रंट टेरेस कहते हैं, जो लाल चबूतरा है, उसके ऊपर उर्स हुआ, दुनिया भर से लोग आए। शाहजहां ने उस उर्स में जो था, जब हो रहा था उर्स जो होता है किसी के मरने के बाद, उसके ऊपर कुरान शरीफ सब पढ़ा जाता, सब चलता, ये 2 घंटे जब तक उर्स चला, ये अंदर कब्र पे बैठे रोते रहे सिर्फ। ये सब रिकॉर्डेड है। अगर चलिए, तो मतलब एक तारीख ये भी कहती है, और तारीख अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ बयां करती है। हम क्या तारीखों में उलझे रहेंगे या फिर आज की हकीकत को भी समझेंगे? बहरहाल ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप फोन लाइन पे बनी रहे। हमें एक छोटे से वक्फे पर जाना है, ब्रेक से लौटते हैं, फिर उसके बाद इस बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक के बाद। तो ताजमहल पर योगी की सफाई पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर के इतना तनाजा होता क्यों है, और क्या वक्त के साथ साथ चीजों को इस तरीके से उलझाना ठीक है, और क्या सियासत हर चीज में मट्ठा डालने का ही काम करती है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना आखिर की राना सफ़ी जी क्या कह रही थी, और ये भी कह रही थी वो कि 3-4 अगर उनका निकाह हुआ तो उसके बाद भी मुमताज की मौत के बाद वो कितना रोए। तो मैं अपनी, जैसे सबका अपना अपना आकलन है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर एक शख्स की जिंदगी में कई औरतें हैं, उसके बाद भी एक के लिए वो इतना गमजदा हो गया कि 2 साल तक रोता रहा, उसके बाद तमाम चीजें हुई और उसके लिए बाकायदा कितनी बातें लिखी गई हैं, तो क्या ये मोहब्बत को बयान नहीं करती हैं कि बाकियों की उससे सुधी नहीं, सिर्फ उसी का ख्याल है?
देखिए, ये तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा तथ्य केवल शाहजहां के बारे में ही नहीं, बल्कि तमाम मुगल शासकों के चरित्र को इस प्रकार से चित्रित करने का काम किया गया कि उनको दयालुता का, महानुता का और तमाम उनके साथ भाव भंगिमाएं ऐसी जोड़ी गई है। ये इतिहास को जानबूझ करके इस प्रकार से विकृत किया गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, उनकी जो इमेज जो है ग्लोरीफाई करने का काम किया गया है। देखिए, शाहजहां के बारे में ये मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूं। राजकुमार भाटी जी कह रहे थे मैं विवाद उत्पन्न कर रहा हूं। मैं अब्दुल हमीद लाहौरी और आमिर सालेह की पुस्तक बादशाहनामा का जिक्र कर रहा हूं। ये संघ के कार्यालय में लिखी गई नहीं है, ये संघ के स्वयंसेवक नहीं है, पुरानी पुस्तक है और इसको सभी इतिहासकार मानते हैं। इस पुस्तक को, इस पुस्तक के तथ्यों को उद्धृत कर रहा था मैं। अफसर अहमद की एक पुस्तक है ताजमहल या ममी महल, उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उस पुस्तक से जो मैंने तमाम तथ्य उल्लिखित किए हैं कि 787 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की जब वो 14वां बच्चा उनके गर्भ में था। मैं मानता हूं कि कोई भी पति अपनी गर्भवती स्त्री को इतनी लंबी यात्रा नहीं कराता है अगर उससे मोहब्बत करता है तो। मोहब्बत में अपनी पत्नी के सभी सुख दुख का ख्याल किया जाता है, लेकिन शाहजहां ने ख्याल नहीं किया। जब मृत्यु की सैया पर थी मुमताज तो शाहजहां उसके साथ नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना कि वो बहुत मोहब्बत करता था, इसका जवाब भी मैं पहले का प्रतीक है, इसका जवाब भी राणा सफीदी से ले लूं, बाकी भी रिएक्शन लूंगा मैं। परे है वो एक अच्छी इमारत है, अच्छी इमारत है, वास्तुकला है, अच्छी वास्तुकला है, ये स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उसको मोहब्बत का प्रतीक कहना, उसको भारतीय संस्कृति की पहचान बताना, ये पूरी तरह से गलत है, तथ्यों से परे है। तो भारतीय सकाफत का पहचान कौन बोलता है? नहीं है क्यों भाई? ये कहना चाहिए तो फिर नफरत का प्रतीक मान ले। सुन लीजिए, इसे नफरत का प्रतीक माने, कलंक का प्रतीक माने, क्या माने इसे, क्या माने? आप बताइए ना, सत्ता आपके हाथ में। आप वहां अपनी मर्जी से झाड़ू लगाने नहीं गए, आपको अंतरराष्ट्रीय दबाव था इसलिए वहां गए। ये 7वें अजूबे में से एक अजूबा है इसलिए वहां गए, अपनी इज्जत बचाने वहां गए। आप कोई वहां किसी पे एहसान करने नहीं गए। सचिवालय अखिलेश आपको वहां कोई सचिव आपको कोई एहसान करने नहीं गए। आपके ऊपर एक दबाव बना और दबाव जब ये बना, इंटरनेशनल दबाव बना, तब आप वहां झाड़ू लगाने गए। अगर आपको ये कलंक का एहसास है तो कल को इसके ऊपर लिख दिए कलंक था, उसको भी पहले दिन जाकर के साफ करने का काम किया है। ये आप जो देश में प्रदूषण फैला रहे हैं, आप मुझे बताएं, सबसे ज्यादा देशद्रोही तो बहादुर शाह जफर था, जिसने अपने दोनों बेटों की कुर्बानी दे दी और गुलामी के दस्तावेज पर साइन नहीं करे। लाल सुन लीजिए, वो सबसे बड़ा देशद्रोही था। मुगल तो सारे थे, लेकिन अंग्रेजों पर आप बात नहीं करेंगे। जो अंग्रेजों का काल था, जो गुलामी का काल था, सारे मुगल यही दफा नहीं, सारे मुगल यही दफा नहीं, यही आए, यही दफाए गए। लेकिन आपके प्रॉब्लम अंग्रेजों से नहीं है, अंग्रेजों के साथ मिलके आप क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रहे थे। आप मुझे बताएं, मैं आज एक इतिहास आपसे पूछना चाहता हूं। जब देश आजाद हो रहा था, जब देश की लड़ाई चल रही थी, ये तो आपके द्वारा गढ़ा गया इतिहास है, लड़ रहे थे। आप बताएंगे कौन से राजा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, कौन से आपने इतने वर्षों का झूठ फैलाया है संघ के बारे में, आप उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। आप उसका भी नाम फैलाया है इतने दिनों तक, जिसने तिरंगा बनाया था, खुल चुका है, जिसने हिंदुस्तान का कर्ज अदा किया था, आप नहीं नाम लेंगे। आपको सिर्फ 3.5 साल से मुगल, हिंदू, मुसलमान, गोबर, गणेश और कुछ नहीं करना है। देश की चलो ठीक है, राणा सफीदी इस पर अपनी बात करना चाहिए। मैं ले रहा हूं राणा सफीदी की बात सुन लेते हैं। राणा सफीदी अपनी बात कह रही है, ठीक है सर, मैं आऊंगा, ठीक है। राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास। आपने जो सवाल उठाए या जो आपने पॉइंट्स रखे हैं, हम तैयार है, चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। राणा सफीदी जो 6 महीनों में 7 महीनों में, राकेश जी जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं उसका जवाब राणा सफीदी दे रही हैं। राणा सफीदी जी, सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करना चाहूंगी कि शाहजहां की माँ जो थी वो जगत गोसाई थी, जोधपुर की शहजादी थी। शाहजहां की जो दादी थी वो हरकाबाई थी, आमेर राज्य की शहजादी थी। और समझिए कि 3/4 तो राजपूत खूनी था शाहजहां के अंदर। शक्ल भी उसकी बहुत राजपूतों से ज्यादा मिलती थी, मुगलों से कम मिलती थी। उसके बाद जहां तक सवाल आया कि वो गया नहीं कि वो मर रही थी और जी रही थी, तो आज के दिन भी, अब आजकल तो खैर थोड़ा सा मॉडर्न हो गए तो इसलिए मियाओं को बुला लेते हैं अंदर लेबर रूम में, लेकिन वरना कभी भी लेबर रूम में मर्द नहीं जाते हैं, औरतें होती हैं। उस जमाने में मिडवाइफ होती थी, आजकल गायनोकोलॉजिस्ट होती है और नर्सेज होती हैं। उसके पास जो मिडवाइफ थी वो थी और जहाँ आ रही थी
जब जहारा को लगा कि माँ को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और इससे पहले भी वो हर दफे साथ में गई उनके कैंपेन्स पे, कभी नहीं हुई। ये कुछ इत्तेफाक था कि जो भी कुछ थी होनी थी, बहरहाल मौत थी या जो भी थी, कि जब उसे लगा कि माँ जो है वो अब शायद नहीं बचेगी या बहुत ज्यादा सख्त उसको तकलीफ है, तो वो बाप को बुला के लाई, वरना जच्चा रूम में कभी मर्द नहीं आते हैं। और ये त्रिपाठी जी भी जानते होंगे, क्योंकि आज भी लेबर रूम में कुछ फैंसी लेबर रूम्स होते हैं जिसमें हस्बैंड को बुला लेते हैं, वरना नहीं बुलाते। तो ये तो जहाँ तक ये रही। दूसरे जो है कि आपने लाहौरी की किताब कोट की, मैं भी लाहौरी की ही किताब कोट कर रही हूँ, अब्दुल हमीद लाहौरी की ही किताब से, बादशाह नामा से, जितना मैंने बताया कि उनके चश्मे लगे या जो भी कुछ हुआ, जितना गम किया उन्होंने। उसके अलावा आप कहते हैं कि ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, आप कुछ भी उसे मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए, उसकी खूबसूरती के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। आप किसी की मोहब्बत, अब मर गए बेचारे, जैसे साहिद लुधियानवी ने कहा ना कि मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, आप कहीं और मिल लीजिए, आप इस पे बच जाइए, इसको एक खूबसूरत मोहब्बत की निशानी ना माने इसको आप। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि ये हमारे कल्चर का प्रतीक नहीं है, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडो। नहीं, ठीक है मैम, मैं इस पर जरा जवाब लेना चाहूंगा कि कल्चर का प्रतीक नहीं है, लेकिन अगर आप कल्चर के प्रतीक के तौर पर नहीं मान रहे हैं, संस्कृति का हिस्सा नहीं माना राकेश जी, तो योगी जी ने आज खुद कहा कि मजदूरों ने बनाया है और भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप बताइए, मैं वो एक बार बाइट आपको सुनवा दूं। योगी जी ने यह कहा या नहीं कहा है राकेश त्रिपाठी जी? खुद मजदूरों का जिक्र किया और यहाँ के शिल्पकला का जिक्र किया उन्होंने। हमने नहीं, निश्चित तौर पर हम इससे कब परहेज कर रहे हैं? नहीं, अभी आपने कहा कि ताजमहल हिंदुस्तान का नहीं है, ताजमहल पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का है। हमेशा कह रहे हैं ताजमहल हिंदुस्तान अभी कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा वो नहीं है। मैं उसी पर जवाब ले रहा हूं आपसे, और किसी बात दूसरी बात का जवाब नहीं ले रहा हूं। नहीं, हमने जो स्टैंड पहले रखा है उसी पर अब भी कायम है। हम कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक पहचान नहीं है भारत की, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं हो सकती है, ये ऐतिहासिक विरासत है। इतिहास में सत्य है कि हाँ, शाहजहां, तो या तो फिर योगी जी गलत बोल रहे हैं। मजदूरों से योगी जी ने भी अपनी तकरीर में ये बात कही। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, मोहम्मद सलीम, बकराना से इसका मार्बल आया, राजस्थान से इसका सबो आया। ठीक है, मैं आता हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। मोहम्मद सलीम, अभी आप सुन रहे थे, हमने वो बाइट भी चलाई, आपने सुना कि योगी जी ने कहा, और उसके बाद राकेश जी जो बात कह रहे हैं उस पर आपका जवाब चाहूंगा, रिएक्शन। मैंने कहा है कि इनके जहनों को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी का तो काम है हर मामले में कंट्रोवर्सी करना, झूठ बोलना। ये योगी जी जो बात कभी कुछ बोलते हैं, क्या दोनों एक है? इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं है। कभी ताज को बुरा कहने लगे, फिर उसके बाद में अच्छा कहने लगे। इनका तो काम ही सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि क्या आपने अभी सुना योगी जी ने जो बात कही और अभी राकेश जी जो बात करे, क्या दोनों एक ही है? नहीं, राकेश जी जो कह रहे हैं वो बात अलग है। योगी जी वापस आ गए और योगी जी सफाई करने लगे। राजकुमार भाटी जी, देखिए, ताजमहल, अरे भाई, आप हाथ की सफाई करने वाले लोगों को झाड़ू से सफाई करना मुश्किल लग रहा है। पहले अपना जहन तो साफ कर लो, हाथ की सफाई पहले अपना जहन साफ कर लो, फिर सफाई करोगे। स्कैम करने का काम किया है, अपना जहन साफ कर लो। हो रही है कि ये झाड़ू से सफाई क्यों कर रहे हैं? हम तो आप लोगों की पैदाइश ही नफरत पे हुई है। सुन लीजिए, हम क्या करोगे आप गोबर गैंग वाले जो गोबर में कोहिनूर से ज्यादा अफजल बताते हो। ठीक है सर, गोबर इस पर हम नहीं जाते ना, मजहबी अकीदे पे नहीं जाएंगे सर। उन्हें ताजमहल की कीमत का क्या पता? ठीक है, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा सऊद जी, हाँ, ये सांस्कृतिक विरासत है, ताजमहल सांस्कृतिक विरासत, और इसे हमें नहीं, सांस्कृतिक धरोहर भी है, इसे हम ही नहीं, यूएनओ भी मानता है, यूनेस्को मानता है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है, आप इंडिया का माने या ना माने, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज तो ये है ही है। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी चालाकी के साथ एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है, सांस्कृतिक विरासत है। संस्कृति की पहचान तो हम भी नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा, ऐतिहासिक विरासत कोई। राकेश त्रिपाठी जी कृपया सुन लीजिए, ये देश विविध संस्कृतियों का, विविध धर्मों का, विविध भाषाओं का, विविध पहनावे का देश है। यहां कोई एक बिल्डिंग, कोई एक इमारत, कोई एक चीज संस्कृति की प्रतीक नहीं हो सकती। सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, सब मिला के हमारी संस्कृति बनती है। इसमें ताजमहल भी है, इसमें हमारा मंदिर भी है, हमारे मस्जिद भी हैं, हमारे मकबरे भी हैं, सब चीजें हैं, चर्च भी हैं, नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, ये सब चीजें मिलकर हमारी संस्कृति बनती है। तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि एक ही चीज भारत की संस्कृति का प्रतीक हो जाएगी। ये तो आप जानबूझ के विवादास्पद मुद्दे उठाते हैं। अरे भाई, भारत की और जो इतिहास में आप कृपया सुन लीजिए, फिर आप जवाब नंबर तब जवाब देना।
सुन लीजिए त्रिपाठी जी, जो आप विवादास्पद मुद्दे उठा रहे थे कि शाहजहां को उनसे मुमताज से प्रेम था या नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास की बातों को छोड़ दीजिए। वर्तमान समय में ये मोहब्बत का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। दुनिया भर से प्रेमी जोड़े ताजमहल पे जाते हैं। भारतवर्ष में जो युवक और युवती प्रेम करते होंगे आपस में, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भाषा भाषी हों, उनकी इच्छा होती है एक बार वो ताजमहल जरूर जाएं, ताजमहल के सामने बैठ के फोटो जरूर खिंचवाएं। और आपके योगी जी भी आज गए। चलिए तो आपको रिएक्शन लेना पड़ेगा कि मोहब्बत का प्रतीक। बहुत शॉर्ट रिएक्शन दीजिए इस पर, मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, मैंने कहा ना, प्रतीक तो गढ़ दिए जाते हैं, और प्रतीक जिस प्रकार से मुगल इतिहास को लिखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने गढ़ा है, मुझे लगता है कि आपको अगर प्रेम समझना है तो मथुरा और वृंदावन की गलियों में जाइए, आपको वहां राधे राधे गाते हुए प्रेम की परिभाषा लोग समझा देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम भारतीयों ने आज मुगल वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, अपना ही गौरवशाली इतिहास विस्मृत कर बैठे हैं। हम तमाम उन विदेशी जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखने का काम किया है उस पर भरोसा कर बैठे हैं। हम ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन आज हम मथुरा और वृंदावन की गलियों में जो प्रेम फैला हुआ है उस प्रेम को विस्मृत करने का काम कर रहे हैं। चलो आप उसे मान लीजिए, लेकिन जो ताज को प्रेम मानना उसे ताज को मानने दीजिए, जो वृंदावन में मानना उसे वृंदावन में मान लीजिए, जो हरिद्वार मानना उसे हरिद्वार को मानने दीजिए। आप क्यों विवादित हो रहे हैं? चलिए ठीक है, आपको मुगलिया सल्तनत मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल किले पे झंडा ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। तो ताजमहल पे योगी की सफाई पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताजमहल के जब वो दौरे पर गए तो क्या उनकी कोई मजबूरी थी जिसके तहत वो वहां पहुंचे, या फिर कुछ जाहिर करने की कोशिश थी? अगर वो कोई मैसेज देना चाहते थे तो क्या मैसेज पहुंचा, इस पर हम बात करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और अमीर हैदर जैदी साहब जो बात कह रहे थे मैं उसका जवाब चाहूंगा कि ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी थी तो मत मानिए, लेकिन दूसरों को भी मजबूर क्यों करना? नहीं, हम कहीं दूर नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को मोहब्बत करने से रोक रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात जब हो रही है तब हम कह रहे हैं हमने तो आज जाकर के वहां झाड़ू लगाने का काम किया, हमने 300 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं को शुरू करने का काम किया। मुझे लगता है इन सब बातों से आज विपक्ष को बहुत निराशा हुई है। विपक्ष को अपेक्षा थी कि कुछ आज वहां इस प्रकार की बातें होंगी जिनसे इनको राजनीति करने का अवसर मिलेगा, वो अवसर खो बैठे हैं। इसलिए विपक्ष अनाप शनाप भी बकने के लिए तैयार हो गया है। आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि आज ताज, जरूरत है आपको अपने जहन की झाड़ू देने की, ये ऊपर दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, हाथ की सफाई नहीं करते हैं हम झाड़ू से सफाई करते हैं, देश को साफ नहीं करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन बहुत गंदगी फैलाई थी, आप लोगों को क्या साफ करेंगे? एक मौका जो मिल रहा था बार बार हमला करने का, बार बार ये कहने का, संगीत सोम ने कह दिया, विनय कटियार ने कह दिया, लेकिन योगी जी ने आज एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की और उन्होंने वहां पर जाके जो बयान दिया, जिस तरीके से वो जो बैनुल अक़वामी जो सयाह थे उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाते नजर आए, क्या ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कुछ इसका तनाजा है, अब आपके हाथ से एक मुद्दा निकल गया? मोहम्मद सलीम, नहीं, इनकी तो करनी और कथनी में अंतर मैं है। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके हाथ से एक मुद्दा निकल गया योगी जी के वहां जाने से? नहीं, मुद्दा क्या, मैंने तो बार बार मैं कह रहा हूं कि इनको ऊपरी सफाई करने से कुछ नहीं होने वाला, इनको अपने जहन की सफाई करना होगी, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। योगी जी वहां पर सफाई कर रहे हैं और राकेश जी यहां पर दूसरी बात कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, नहीं, देखिए बात मुद्दे की नहीं है। हम तो चाहेंगे कि प्रेम मोहब्बत दुनिया में बढ़े, समाज में, हमारे देश में। अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि आज उनको झाड़ू लगानी पड़ी, लेकिन वो भी बहुत खुल करके हमलावर नहीं हो पाए। वो यही कह रहे हैं कि राम जी ने उन्हें बुद्धि दे दी, लेकिन अभी तक जो आप हमलावर थे कि ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, और आजम खान साहब तो डायनामाइट से उड़ाने की बात तक करने लगे थे, लेकिन आज इस तरह की बातें नहीं आई। अखिलेश यादव जी ने तो ट्वीट किया है कि ये मोहब्बत की निशानी है, बार बार आते रहिए। योगी जी का स्वागत किया है कि आप आए, अच्छी बात है, बार बार आते रहिए।
और इसमें कुछ गलत नहीं है, मुद्दे की बात नहीं है। अगर वो जो समाज के अंदर मोहब्बत बढ़ाने की बात करते हैं, भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी जातियों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसमें हमें खुशी होगी, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है, हमें खुशी होगी। हमें ऐतराज जब होता है जब ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, जब ये इतिहास से खोज खोज के ऐसे मुद्दे लाते हैं जिनसे समाज के अंदर नफरत बढ़ती हो। इतिहास में हमें ऐसी बातें भी तो मिल सकती हैं जिनसे मोहब्बत बढ़ती हो। इन चीजों को खोज के क्यों नहीं लाते इतिहासकार, जो आरएसएस के इतिहासकार हैं? ये केवल उन विषयों को लाएंगे जिससे आपस में वैमनस्य बढ़ता हो, आपस में घृणा बढ़ती हो, लड़ाई झगड़े बढ़ते हो। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि अभी तक देखिए, राकेश जी मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए अभी तक ताजमहल के साथ साथ तेजो महल की भी बात होती थी, और अभी राकेश त्रिपाठी जी भी तेजो महल पर नहीं आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इस वजह से वो मोहब्बत नहीं करते थे शाहजहां मुमताज से, वो ऐसे मरी या इस तरीके की बातें, लेकिन तेजो महल पर वो अभी नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, अभी आपके इतिहासकार एक चीज बता रही थी, उसी किताब को कोट कर रही थी, लेकिन उस किताब में से जो उन्होंने पढ़ के बताया वो आरएसएस के बीजेपी के प्रवक्ता उस चीज को नहीं पढ़ते, उस चैप्टर को शायद ये निकाल देते हैं। दूसरा चीज है, इनके यहाँ नाम बदलने की एक परंपरा चल रही है, हर जगह का नाम बदल, तो इन्हें रोका किसने? कौन रोक रहा है? नाम बदल के उसका कुछ भी रख दीजिए, नफरत महल, कलंक महल, कुछ और रख दीजिए, मसला ये नहीं है। अगर इनके दिल साफ होते, सुकून होते, योगी जी वहां गए थे, सबने स्वागत किया, क्या गए, अच्छी बात है, जाते रहिए, और विपक्ष ने भी कहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता फिर आके उसे ये कह देंगे साहब ये नहीं है। अरे दुनिया को पता है ये एक मकबरा है, किसी बादशाह ने अपनी बेगम की मोहब्बत में बनाया है। सीएम योगी ने भी तेजो महल का जिक्र किया है, और हम बार बार ये सुनते रहे हैं तमाम बीजेपी के लीडरान से कि दरअसल वो मकबरा नहीं है बल्कि एक शिव मंदिर है, लेकिन आज योगी जी के वहां जाने के बाद ऐसी बातें क्या थम गई? नहीं, खत्म हो गई? दोबारा से तेजो महल की बात नहीं उठेगी? नहीं, थमी नहीं है। योगी जी एक संवैधानिक पद पे मौजूद हैं, वो ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं, उन्हें इस पे प्रतिबंध है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय धरोहर है। लेकिन जो बेलगाम इनके यहाँ लोग हैं वो फिर कोई नया विवादित बयान दे देते हैं, कुछ और नई ऐसी बात कह देते हैं। उनका मकसद इसे विवादित करना है और कुछ नहीं है, और इनका मकसद कुछ नहीं है। अगर इनका मकसद साफ होता, प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद या योगी के बयान आने के बाद आज बीजेपी के प्रवक्ता का बयान बदला हुआ होता। इससे पहले की डिबेट उठा के देख लीजिए, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं, साहब मजदूरों ने बनाया। अरे हर इमारत मजदूर बनाता है, जो इमारत मजदूर बनाता है तो ये अपना घर मजदूरों से बनवाते हैं, तो क्या मजदूरों को हिबे कर देते हैं? क्या ये मजदूरों का मकान हो गया? मैं इस पर जवाब लेता हूं, राकेश त्रिपाठी नहीं करेंगे ये बात। ठीक है, ये सिर्फ एक बात कर दे, मैं तो इन्हें एक प्रपोजल देता हूं बड़ा आसान सा। ये हर चीज का नाम बदलने निकले हैं, इसका नाम कुछ बदल दीजिए। ठीक है, नाम बदलेंगे क्या राकेश त्रिपाठी जी? लेकिन मेरा एक सवाल है कि मोदी जी ने भी बाकायदा कहा है, और उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूं, पीएम मोदी के बयान को कोट कर रहा हूं कि कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है, और कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी देश, लेकिन वो तभी कर सकता है जब वो अपने इतिहास को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी उज्जवल परंपरा को, उनके प्रति सम्मान करे और गर्व करे। ये अगर वो बात कहते हैं तो क्या ताजमहल भी उसमें उसी संस्कृति, विरासत या इतिहास में शामिल नहीं होता? और क्या आप नाम बदलेंगे? नहीं, मैंने देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, ये कितना भी प्रोवोक कर ले, आजम खान कितना भी प्रोवोक कर ले कि हम ताजमहल को धूल दूसरित करने जा रहे हैं, या अमीर हैदर जैदी साहब प्रोवोक कर ले कि हम उसका नाम बदलने जा रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। आपको कतई कोई राजनीति का अवसर हम नहीं देने वाले हैं, आपकी खुराक हम पूरी करने वाले नहीं हैं। हम विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, कह दीजिए मोहब्बत की अलामत है, हम कह दीजिए बादशाह ने अपनी मुमताज के याद में मोहब्बत की एक निशानी बनाया है, हम तो आपसे यही चाहते हैं उभारने के लिए। आप इसे मान लीजिए मोहब्बत की अलामत है, सुविधाओं के लिए आप नहीं मान रहे, बाहर निकल के कुछ और कहते हैं, संवैधानिक पद पे आने पे कुछ और कहते हैं। कि डिबेट हम इसी विषय पर करें ताकि विकास के मुद्दे पर डिबेट न होने पाए। आप 3.5 साल से आप देश को जहर उगलने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं राकेश जी से एक जवाब चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। जैदी साहब मैं रोक रहा हूं, लेकिन राकेश जी आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को राजनीति करने का, सियासत करने का मौका नहीं देंगे, लेकिन ये बात आखिर उठी कहां से? ये क्यों उठ रही है बात? तो आपके लीडरान नहीं तो ऐसी बातें कही जिसकी वजह से आज ये बात हो रही है, नहीं तो किसी को ताजमहल पर इस तरह की बात करने की बात ही नहीं थी।
देखिए सऊद जी, ताजमहल पर जो पूरा विवाद उठा वो उत्तर प्रदेश पर्यटन की एक पुस्तिका के बाद से उठा, जो जानबूझ करके उठाया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन की वो बात खत्म भी हो गई, लेकिन संगीत सोम नहीं रुके, वहां पर भी खत्म हो गई तो विनय कटियार नहीं रुके। नहीं, देखिए विनय कटियार जी ने जो बात की वो एक संवाददाता के सवाल के जवाब में कहा, और उन्होंने पीएनओ की उस पुस्तक का जिक्र करते हुए इस बात को कहा। देखिए मैंने पहले ही कहा, संगीत सोम साहब ने क्या कहा, शास्त्रार्थ की एक पुरानी प्राचीन परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। क्या अलग अलग मत नहीं रखे जा सकते हैं? अगर इतिहास को लेकर के कोई भी मत हमेशा एक कहे कि ये लकीर है और ये लकीर बिल्कुल सही है, मैं तो वही पूछ रहा हूं ना सर कि आप लोगों ने अपना मत रखा और अलग अलग मत भिन्नताएं सियासत का मौका मिला अपोजिशन को। आप एक बात कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को मौका नहीं देंगे, और दूसरी तरफ आप ही के लीडर ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। नहीं खालिद भाई, अपोजिशन सियासत करना चाहता है जीएसटी पे, अपोजिशन सियासत करना चाहता है देश के विकास पर, जो दरवाजे बंद हैं उन दरवाजों को खोल करके करना चाहता है बेरोजगारी पे, किसानों की समस्याओं पे, लेकिन बीजेपी एक नया मुद्दा उछालकर सियासत करना चाहती है, मुगलों पे पे करना चाहते हैं। ये आज ये बात बताए नोटबंदी का 1 साल पूरा होने को जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था किस करवट है, कितने रोजगार चर्चा करने दीजिए, ये बात नहीं करेंगे, ये बात करते हैं सिर्फ नफरत है, मुगलों पे, इसमें बात करेंगे। मैं फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन अमीर हैदर सैदी साहब, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है तमाम तरह की बातें हो रही हो और जिस तरह की भी बातें और बयानात दिए जाते हो, लेकिन योगी जी ने आज वहां पहुंच करके कहीं ना कहीं इन तमाम जो तनाजात हैं उनको ठंडा करने की कोशिश नहीं की और काफी हद तक ठंडा किया। सर फाइनल कमेंट सर, बहुत शॉर्ट में उनका स्वागत योग्य कदम करते हैं। अगर वो इस नियत से वहां जाते तो बीजेपी के प्रवक्ता का ये बयान नहीं था, एक अंतरराष्ट्रीय दबाव था उनके ऊपर, दबाव के लिए गए, इस वजह से राजकुमार भाटी जी, वरना तो ये वहां जाने वाले नहीं। राजकुमार भाटी जी, क्या ठंडा नहीं किया काफी हद तक इस पर तनाजा जो कसीदगी थी? अंधेरे कितने भी ताकतवर हों, जीत हमेशा उजाले की होगी। मोहब्बत जीतेगी नफरत के सामने, चाहे कितना भी प्रयास करें। ठंडा नहीं हुआ चीजें। आगरा के 4 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है ताजमहल से, और हर साल 3000 करोड़ रुपए का पर्यटन का कारोबार होता है आगरा से, पूरा आगरा, ठीक है, पूरा आगरा से। हाँ। ये सारा दबाव था, इसलिए योगी जी वहां पर गए। दबाव, अभी भी आप कह रहे हैं दबाव। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे फाइनल कमेंट पूरी डिबेट का। अभी भी ये बात कही जा रही कि दबाव था कहीं ना कहीं, सिर्फ तनाजे को खत्म करने के मकसद से नहीं गए। फाइनल कमेंट बहुत शार्ट। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं अयोध्या में भी हैं, वो संभावनाएं बनारस में भी हैं, वो संभावनाएं सोनभद्र में भी हैं, वो संभावनाएं चित्रकूट में भी हैं। ठीक है, हम पर्यटन की सभी संभावनाओं को उभारेंगे और जो आगरा का पर्यटन है उसको भी उच्चतम पैमाने तक लेकर के जाएंगे। हम इस मसले को विकास के रूप में देखते हैं, विपक्ष कितनी भी राजनीति करने की कोशिश करे, इन सबके बीच में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। अगर आप अयोध्या, चित्रकूट, बनारस का भी जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मुल्क का वकार तो बढ़ेगा, मईशत भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर इस एजेंडे से और इस नियत से गवर्नमेंट आगे बढ़ती तो मुझे लगता है कि शायद अपोजिशन भी साथ ही देगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि जो तनाजा खत्म करने की कोशिश की बात की जा रही है क्या वाकई खत्म होता है या फिर वाकई एक दबाव के तहत किया हुआ था और आने वाले वक्त में भी ये तनाजात और इस तरह के बयानात खत्म नहीं होंगे।